हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ब्रेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा का जो सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के जो भी कंटेंट्स हैं वो एडिटोरिया के बुक से लिए गए हैं। और ये बुक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसका एक्चुअल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आपके जो भी नज़दीकी स्टोर्स हैं वहाँ से इस बुक को ले आइए और उसका प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इसको बुक को मंगा के अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। बाकी देखते हैं इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स वगैरह जो रहेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर, मतलब वैट की बात हो रही है। वैट का फुल फॉर्म होता है, देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, तो बिक्री कर के स्थान पर वैट को कब भारत में लागू किया गया? तो देखिए, वैट को कब लागू किया गया? 2005 में। अब इसे याद करने का एक तरीका ये भी है कि आरटीआई एक्ट जो लाया गया था वो भी जो है 2005 में ही लाया गया था। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि वैट और आरटीआई ये दोनों जो है 2005 में लाया गया था। और ये वैट को लागू करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो था हरियाणा। और बिहार के प्रस्पेक्ट से देखें तो बिहार जो है वो सेकंड स्टेट था जिसने क्या किया था? वैट को अपने यहाँ लागू किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना जो है अनिवार्य है? तो कितने दिनों के लिए, कितनों दिनों तक? तो देखिए, 15 दिनों के अंदर जो है, अगर आपने अर्जी डाला कि भाई हमें रोज़गार चाहिए तो 15 दिनों के अंदर जो है रोज़गार दे दिया जाएगा आपको। देखिए, पहले जो है, और इस मनरेगा की शुरुआत की जाए देखी जाए तो 2006 में किया गया था। 2006 में, ओके, पेन चल नहीं रहा अच्छे से। 2006 में किया गया था। और पहले इसका नाम जो था नरेगा था, बट 2009 में क्या किया गया? इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है इसके साथ में कि 2020 में मनरेगा के तहत जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो राज्य है वो कौन था? तो उत्तर प्रदेश रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कि हरित क्रांति शब्द जो है किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। देखिए, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग या फिर स्वामीनाथन मत करिएगा। हाँ, ये इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग थे। नॉर्मन बोरलॉग जो है वर्ल्ड लेवल पे थे, जबकि एम एस स्वामीनाथन जो है इंडिया के लेवल पे थे। जबकि हरित क्रांति का नाम जो है किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, वन तथा मत्स्य की बात की जा रही है। तो ये दोनों जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जो भी उत्पादन जहाँ से बेस लेवल पे उत्पादन हो जाए ज़मीन से, ठीक, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के। जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। और जहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो भी और सारे सेक्टर्स जो काम करते हैं उनको हम लोग टर्जरी सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आते हैं जिसके ऊपर लोग हमेशा फोकस नहीं करते। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखिए जो है लखनऊ में है। ठीक, कल्पना भी नहीं करेंगे कि मुख्यालय लखनऊ में हो सकता है। ज़्यादातर लोग दिल्ली, मुंबई में करेंगे, लेकिन नहीं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसकी बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 2 अप्रैल 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मोल्लेम जो है वो गोवा में स्थित है।
गोवा में। और एक और है यहाँ पे महावीर स्वामी करके है, ठीक, महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है गोवा में, महावीर। तो मोल्लेम और महावीर ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? तो देखिए अजैविक घटक की बात हो रही है, तो जल अजैविक है, वायु ये भी क्या है? अजैविक है, जबकि जीवाणु क्या है? ये जैविक घटक है इसके। तो यहाँ पे 1 और 2, देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों जो क्या हैं? अजैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन दुर्लभ जातियाँ रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं? रेयर स्पीसीज मतलब जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो रेड डेटा लिस्ट बुक है जो IUCN की, उसमें जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर दिखाए जाते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो देखिए कस्तूरी मृग, आई डोंट थिंक कि ये जो दुर्लभ प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शुतुरमुर्ग और हिमचीता। तो देखिए दुर्लभ प्रजातियां पूछी जा रही है, रेयर स्पीसीज, ठीक। तो शुतुरमुर्ग और हिमचीता जो हैं ये दोनों रेयर स्पीसीज हैं। 3rd और 4th इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन जो है मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ओजोन है, ओजोन क्या करता है बेसिकली कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं उनसे पृथ्वी की रक्षा करता है, मतलब उनको डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचने नहीं देता। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1972 में जो है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की जो है स्थापना की गई थी। और इससे कुछ अन्य तथ्य भी हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत जो है उससे 10 वर्ष पहले की गई थी। 62 में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और बात करें अगर इसरो की, तो इसरो की स्थापना जो है कभी की गई थी? 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसरो का? तो बेंगलुरु में है। तो देखिए इससे संबंधित 3 चीज़ें आती हैं कि अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत पहले की गई 62 में, 10 साल पहले। उसके बाद जो है 10 साल के बाद अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कर दी गई। और इसरो की स्थापना जो है 1969 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA में पाई जाने वाली शर्करा। तो देखिए जो DNA में जो पाई जाने वाली शर्करा है उसका नाम है हेक्सोन। 11 का आंसर ए हो जाएगा। और देखिए तो DNA में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम हेक्सोन है, जबकि जो RNA में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम क्या है? पेप्टोन्स है। तो ये पेप्टोन्स कहाँ पर पाया जाता है? तो RNA में, और DNA में हेक्सोन। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए ये जो है क्षुद्रांत में जो है वो पाया जाता है, मतलब छोटी आंत। गोल कृमि एक मानव परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस का कारण क्या है? टिटनेस किसके कारण होता है? तो टिटनेस देखिए ये तो जीवाणु के कारण पहली बात तो होता है। टिटनेस पूछा जाता है किसके कारण होता है, तो ये जो है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो देखिए क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण जो है ये होता है टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा बनता है? तो देखिए विटामिन डी जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। थोड़ा सा धूप ले लिए, विटामिन डी की ज़रूरत जो है वो काम भर हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? ये पूछा जा रहा है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए उसे जो है टिश्यू कल्चर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है भाई? तो जल में ही तो ऑक्सीजन, H2O, तो जल में से क्या होती है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। मतलब कौन सा वर्णक है जो अल्ट्रावायलेट रे से जो है पादपों की रक्षा करता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पर्णपित, जिसे जैंथोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है क्या करता है कि पादपों को अल्ट्रावायलेट रे से इनकी क्या करता है, रक्षा करता है, जिसे पर्णपित हिंदी में और इंग्लिश में इसको जैंथोफिल भी कहा जाता है। ओके, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो आसान सा है, ऐसे मिट्टी जहाँ पे जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ही ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कीटों को क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। मतलब उनके पास जो आते हैं उनको क्या करते हैं, वो पकड़ के रख लेते हैं और उनके शरीर से जो नाइट्रोजन निकलता है उससे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी है जो फंगस के द्वारा फैलती है? तो बहुत आसान है, रिंगवर्म की बात की जा रही है, रिंगवर्म। अब देखिए ये रिंगवर्म जो है वो कौन से फंगस के? तो ट्राइकोफाइटान एम माइक्रोस्पोरम नामक 2 कवक के द्वारा जो है ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो देखिए ये जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के नियंत्रित होता है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? देखिए तो अवकरण जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तन्यता, आघातवर्धनीयता, क्या कहा जाता है इसे? देखिए इसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। धातुओं को पीटकर शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए 3 से 5% जो होता है कार्बन ढलवा लोहे में, जबकि पिटवा लोहे में कितना होता है? 0.04 से लेके 0.08 तक पिटवा लोहे में। और स्टेनलेस स्टील में कितना होता है? 0.5 से लेकर 1.5 तक, ये जो है स्टेनलेस स्टील में होता है। लेकिन ढलवा लोहे की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ढलवा लोहे में कितना होता है? 3 से लेके 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, देखिए गैस तापमापी जो है द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि देखिए गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जल और बर्फ क्रिस्टल जो होता है साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब इनके ऊपर दाब का प्रयोग किया जाएगा तो इनके ऊपर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। निम्न में से किसका प्रयोग जो है नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए द्रव्य हाइड्रोजन एवं द्रव्य ऑक्सीजन का जो है यूज किया जाता है किसके लिए, रॉकेट के ईंधन के लिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, तेजी से जलता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, उसको तेजी से जलाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यूक्लियर त्रिज्या, मतलब कि किसी न्यूक्लियस की अगर त्रिज्या रेडियस को अभिव्यक्त करना है तो सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो होगा वो होगा फर्मी मीटर। जी हाँ, फर्मी मीटर। और परमाणु त्रिज्या की माप जो है एंगस्ट्रॉम में की जाती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी अक्रिय गैस जो है यौगिक बना सकती है, तो उसके लिए होगा जीनॉन। ये जेनॉन जो है वो अक्रिय गैस है, लेकिन ये यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकाय हैं, ठीक, इसमें ऊष्मा की दिशा किस पर निर्भर करेगी, अधिक गर्म से कम गर्म की ओर। तो मतलब उनके ताप में अंतर हो तो उनके अपने अपने तापमान पर हो जाएगा। अब ये ठंडा है तो और ये गर्म है तो इससे इधर आएगा, अगर ये ठंडा है और ये गर्म है तो इससे इधर की तरफ जो है ताप ट्रांसफ़र होगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात हो रही है कि क्षैतिज गति से, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, अभिवहन। क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी घटना, तो देखिए ये जो घटना है वह है ध्रुवीकरण। कौन सी घटना, ध्रुवीकरण जो है यह निर्णय लेने में सहायक करती है कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो काट दीजिए, लहरें पैदा नहीं होती क्योंकि लहरें तो पैदा होंगी। ठीक, तो यहाँ पे हो रही है बात अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या है, एक का जो है ऐसे मूवमेंट होता है और एक का मूवमेंट जो होता है किसी कण के अंदर ही ऊपर से नीचे। ठीक, तो वहाँ पे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह की तरंगें जो हैं उठती हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। वर्ड को ध्यान रखिएगा, असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। कैसा होता है, तो देखिए
असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट मो। विद्युत चालकता की यूनिट जो है मो होती है, याद रखिएगा इसको, और इसको इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन पूछा जा रहा है, मोबाइल नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी धारा है? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए, किसी भी राज्य में अगर वो राज्य है तो राज्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूनियन टेरिटरी होती है और एक राज्य होती है। तो यूनियन टेरिटरी में जो है विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है और विधानसभा भी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा जो है होना अनिवार्य है। और विधानसभा का एक दूसरा सदन होता है जिसे कहते हैं विधान परिषद। ठीक, तो यहाँ से कुछ लोगों को चुनकर जो है यहाँ पर भेजा जाता है, और लगभग बात करें तो 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो यही पूछा जा रहा है कि इस विधान परिषद में जो राज्यपाल है वो कितने लोगों को यहाँ पर क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर 1/6। कुल सदस्यों का 1/6। कुल सदस्य मतलब विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं, अगर विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो 100 × 1/6 इतने लोगों को जो है वो क्या कर सकता है? नहीं, इनमें से 1/6 नहीं, जो सीटों की संख्या है विधान परिषद में, जो सीटों की संख्या है उनका 1/6 जो है मनोनीत करता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो देखिए, जो न्यायपालिका की शक्ति है उसे केंद्र और राज्य से कोई भी संबंध नहीं है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा दी गई? देखिए, समिति पूछी जा रही है कि किस समिति के द्वारा जो है वो दी गई। तो ये जो है LM सिंघवी समिति के द्वारा जो है 1986 में दी गई थी कि भाई ये जो पंचायती राज है उसको क्या करिए, आप संवैधानिक स्थिति प्रदान करिए, तो क्या होगा कि सारे जो राज्य हैं इसको अपने यहाँ लागू करेंगे। अर्थात ये मनमौजी है, कोई लागू करेगा कोई लागू नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, अशोक मेहता समिति है, ठीक, GV राव समिति है, गाडगिल समिति है, और इसमें याद रखना है हमको बलवंत राय मेहता, इन्होंने जो है क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायत का जो है रिकमेंडेशन दिया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, सरकारी आयोग नाम सभी लोग जानते होंगे, नाम से ही जो है केंद्र राज्य संबंध में सुधार सब लोग को दिमाग में आ जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना भाई हमारा कर्तव्य है।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी हमारा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। तो सारे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर आता है। ये आर्टिकल 49 के तहत आता है। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये वाला जो है आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 49 के तहत डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्नकाल के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर काल। और इसी के बाद जो होता है फिर क्या होता है? शून्यकाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता सार्वजनिक सेवाओं में बात की जा रही है, तो ये होगा आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के विषय में सही क्या है? सही देखना है। ये एक स्थायी सदन है। हाँ, इसकी अवधि 6 वर्ष है। इसकी अवधि 6 वर्ष है। एक मिनट, इसका ऑप्शन देख लेते हैं जरा सा। 44। देखिए, यह एक स्थायी सदन है, लेकिन इसकी अवधि 6 वर्ष है। देखिए, इसकी अवधि 6 वर्ष नहीं है। इसमें जो सांसद हैं, जो एमएलएस हैं, ठीक, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता। तो दूसरा तो आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा। और जिसमें भी दो हैं उनको क्या कर देंगे हम? एलिमिनेट कर देंगे। 2 है, इसमें एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। 1/3 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ये भी बात सही है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, जो आर्टिकल 17 में है, 17 मतलब खतरा, छुअला तो कैला बेटा। ठीक, तो छुआछूत से संबंधित है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से। तो यही पूछा जा रहा है कि यह जो है कब पारित किया गया था। तो ये जो है देखिए 1955 में जो है इसको पारित किया गया था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को। और देखिए इसको 1976 में इसको जो है संशोधित भी किया गया था, और उसके बाद जो है इसका नाम बदल कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित कभी हुआ था? 55 में। इसमें परिवर्तन संशोधन कब किया गया? तो 1976 में, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मितव्ययता समिति है? देखिए, आकलन समिति और प्राक्कलन समिति नाम देखिए दोनों एक ही है। ठीक, आकलन अगर पूछा जाए या फिर स्थायी मितव्ययता समिति, तो आकलन, ये तीनों एक ही नाम है किसके? तो प्राक्कलन समिति के। और देखिए इस प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो है प्राक्कलन समिति में नहीं होता। पर्वतीय स्लीप हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो आसान है, समोच्च रेखीय जुताई के कारण। अब देखिए, मान लीजिए कि
इसको समझ लीजिए, अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है। देखिए ये जो है पर्वत टाइप का है। अब यहाँ बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी यहाँ से बह जाता है नीचे की तरफ, अपर्दन हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए ऐसे जुताई कर दिया जाए, जुताई कर करके और यहाँ पे इस तरीके से रखा जाए, तो इसका कम पार्ट क्या होगा, अपर्दन होगा इसका। तो समुच्च रेखीय जुताई इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घ वृत्ताकार है। बड़ा ही आसान है ये काम, जो है शुभ काम किसने किया था, तो ये जो है केपलर साहब ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्यों ऐसा होता है, कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए, क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान ही समय लेता है, इसलिए जो है हम, अब देखिए अर्थ रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस पे और मून भी, तो हम यहाँ हैं तो हमेशा इसी को देखते रहेंगे, क्योंकि ये जब हम यहाँ आएंगे तो यही पार्ट जो है घूम के ये आता रहेगा और यहाँ पे आ रहेगा सामने। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। ठीक, इक्वेटर की बात की जा रही है कि कौन से देश से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ जाएगा मैक्सिको, और मैक्सिको देखेंगे तो ये क्या है, इक्वेटर के ऊपर वाला है, यहाँ पर ज़्यादा हमें खोजने की ज़रूरत है ही नहीं। ब्राज़ील से तो ये रेखा जो है पास ही होती है, और ब्राज़ील के ऊपर ही क्या है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है मैक्सिको, तो यहाँ से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जो है कंटूर लाइन से क्या किया जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर से उसको यूज में नहीं लाया जा सकता है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। कोयला नॉन रिन्यूएबल है भाई, अगर कोयला का खदान यहाँ से ख़त्म हो गया तो फिर से इसमें कोयला भर जाएगा क्या तुरंत, नहीं। प्राकृतिक गैस का भी यही हाल है, परमाणु ऊर्जा का भी यही हाल है। तो इनमें से सभी जो हैं क्या हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, जैसे पवन चक्की, मतलब पवन से, फिर से सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, दो सूचियां दी गई हैं और उन्हें हमें क्या करना है, मिलाना है। 53, अब इसमें हम लोग जो हमें पहले पता है उसके बारे में देखते हैं। तो जादू घोड़ा का नाम हम लोग ने सुना है, और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा। तालचेर, तलचर जो है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जावर, जावर की खान, अब ये जावर कहाँ पर है, तो जावर राजस्थान में है। अभी किसके लिए है, शीशे के लिए। अब ये नया नाम है गुरु महिसानी। ठीक, गुरु महिसानी ये किसके लिए है प्रसिद्ध, तो ये है लौह अयस्क के लिए, गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए। तो इस तरीके से 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप पर गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है, सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है, तो लिटिल अंडमान में जो है सैंडल पीक स्थित है। लिटिल अंडमान
डाउट है थोड़ा सा, और लेट मी चेक। हाँ, देखिए ये जो सैंडल पीक है वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, सॉरी, ओके, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? अब देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे पहली नहर परियोजना थी और सबसे बड़ी नहर परियोजना थी, जो राजस्थान, पंजाब वगैरह को क्या करती थी, पानी पहुंचाने का कार्य करती थी। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है उनको किन किन नदियों से जो है वो पानी मिलता है, पूछा जा रहा है। तो देखिए सतलज और व्यास, तो सतलज और व्यास नदियों का पानी जो है इंदिरा गांधी नहर में आता है। अब यहीं पे देखिए हरिके बैराज जो है यहीं पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या की वृद्धि जो है सर्वाधिक हुई? तो देखिए मेघालय है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक 56% हुई। ओके, बिहार में अगर बात की जाए 56% नहीं 27%, सॉरी 27% मेघालय में। उसके बाद बिहार है 25%। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, और इसमें है कि प्रसिद्ध दर्शन दैत्यादैत्यवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो दैत्यादैत्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसके प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो निम्बार्काचार्य थे, दैत्यादैत्यवाद के निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य जो है वो सनक संप्रदाय के भी थे, और उन्होंने जो है सगुण उपासना की एवं भक्ति मार्ग को अपनाया, मतलब ईश्वर के सगुण रूप की उन्होंने क्या की, उपासना की। कुछ अन्य जो थे, अदैत्यवाद है एक दर्शन, अदैत्यवाद। अदैत्यवाद किससे संबंधित है? तो ये जो है शंकराचार्य से संबंधित है, शंकराचार्य से। उसके बाद है दैत्यवाद, तो दैत्यवाद जो है किससे संबंधित है? माधवाचार्य से संबंधित है। जबकि जो शुद्ध दैत्यवाद जो है वो वल्लभाचार्य से संबंधित है। इस तरीके से 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना जो है आरंभ किया? तो देखिए इन सब सारी चीज़ों के लिए अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है वो फेमस है, और ये वही शासक है अलाउद्दीन खिलजी जिसने भूमि को नाप कर जो है लगान वसूलना आरंभ किया था। देखिए इसी के समय जो है जो लगान जो था वो उपज का 1/2 मतलब आधा लगभग वसूल किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर। देखिए इसमें जो फिरोज शाह तुगलक है इसे जो है सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो देखिए इनको सेट्टी कहा जाता था। जो सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, ये लोग जो हैं वो लोग क्या थे? पहले व्यापारी थे, ठीक, और ये साउथ के हैं। तो व्यापारियों के, और विजयनगर साम्राज्य भी कहाँ था? ये साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पे था। तो इन्हें क्या बोला जाता था? शेट्टी बोला जाता था। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिल्ली का दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1911 में जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक,
हार्डिंग सेकंड के टाइम में जो है यह किया गया था। और बेसिकली ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन है वो जो ब्रिटिश के सम्राट थे जॉर्ज फिफ्थ और महारानी जो थी मेरी, विलियम मेरी, उनके आगमन पर स्वागत के लिए किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो पास हुआ? असहयोग आंदोलन चलाना है, कब पास हुआ? तो देखिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसी में जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। और ये असहयोग आंदोलन जो है ख़त्म कब हुआ? तो 12 फरवरी के दिन जो है ये असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया 1922 में। क्यों हुआ था? चौरा चौरी वाली घटना जो हुई थी उसी के कारण जो है महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। ओके, तो 1 अगस्त 1920 से जो है ये शुरू हुआ था। बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने ही की थी और इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र से की गई थी। ठीक, और कब की गई थी? तो 17 अप्रैल 1940 को, 17 अप्रैल 1940 को महाराष्ट्र से की गई थी। और महाराष्ट्र में भी एक जगह है जो पावनार आश्रम, ठीक, पावनार आश्रम, यहाँ से ये शुरुआत की गई थी। और गांधी जी के जो प्रथम सत्याग्रही थे उनके साथ आकर जुड़े व्यक्तिगत सत्याग्रह में वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से भी संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखिए चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। क्यों कहा जाता है ऐसा? कि शिक्षा संबंधी जो वुड डिस्पैच जो था 1854 में, इन्होंने क्या किया था? इसको लागू करवाया था। किसने? तो चार्ल्स ग्रांट ने। नेक्स्ट है गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की? गांधी जी की बात हो रही तो गांधी जी गुजराती, तो गुजराती भाषा में इन्होंने जो है नवजीवन पत्रिका, ठीक, नवजीवन की बात हो रही है तो नवजीवन जो है गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा जो है सही सुमेलित है? अलग अलग कमीशन दिए गए हैं और देखिए हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन जो है 1882 में बना था, ठीक, ये तो सही है। रेलवे कमीशन जो है वो 1903 में नहीं 1902 में बना था। ओके, ली कमीशन की अगर बात करें तो ये भी 2 में नहीं 3 में बना था 1923 में। और देखिए ली कमीशन को अगर आपको याद रखना है तो आप एक चीज़ को याद रख सकते हैं कि स्वराज दल की जो स्थापना थी, ठीक, 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसी समय जो है ली कमीशन की भी स्थापना की गई थी। ओके, तो याद रखिएगा ली कमीशन अगर आपको याद रखना है तो आप स्वराज पार्टी की स्थापना से भी इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर स्ट्रैची कमीशन की बात करें तो स्ट्रैची कमीशन जो है 78 से 80 के बीच की बात है, 78 से लेके 80 तक, 1878 से लेके 80 तक, ठीक। तो इस तरीके से याद रखिएगा। जो रेले कमीशन है वो 1902 में, हंटर कमीशन 1882 में, ली कमीशन वही स्वराज पार्टी की स्थापना वाले समय में 1923 में, स्ट्रैची कमीशन जो है 1887 में।
नेक्स्ट है करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो नाम ही बड़ा पागलपन वाला है, पागलपंथी। ठीक, टीपू मीर तथा करमशाह ऐसे कर्म थे कि पागल हो गए। ठीक, करमशाह के नहीं, मैं आपको बताने का याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे कर्म थे कि बाद में उनको क्या हुआ, पागल होना पड़ा। तो करमशाह और टीपू मीर ने जो है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1813 में हुआ था। 1813 से 31 तक चला था। ये बहुत लंबा विद्रोह भी था। और सबसे जो प्रभावित क्षेत्र था, ज़्यादा जो सबसे प्रभावित क्षेत्र था, जो बंगाल वाला एरिया है, ये वाला, ये जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था इससे, पागलपंथी विद्रोह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया। द्वैध शासन बंगाल में कब लागू किया गया। तो आराम से आप सभी लोग जानते ही होंगे और इसका आंसर भी लगा देंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सबसे पहले 1765 में जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू कराया था। और इसका अंत किसने किया द्वैध शासन का, तो इस द्वैध शासन का अंत जो है किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, जापान के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया। तो देखिए, पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो 39 से लेके 45 तक जो है यही था। तो इसी विश्व युद्ध के दौरान जो है 1941 में 1941 में 7 दिसंबर के दिन जो है 1941 में जापान ने क्या किया, अमेरिका का जो पर्ल हार्बर पोर्ट था वहाँ पे क्या किया, इसने हमला कर दिया। अब जब हमला कर दिया तो अमेरिका का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश को बचाने के लिए। तो इसने जो है कुछ दिन तक झेला और उसके बाद 6 अगस्त को अमेरिका के हिरोशिमा पर, डेट याद रखिएगा, अब तुरंत रिटेलिएट नहीं इसने किया। 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, 7 दिसंबर 1941 को। अब अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब किया था, तो 6 अगस्त 1945 को। और 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी पे, ठीक, क्या किया था, परमाणु बम गिराया था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41। क्वेश्चन नंबर 70 है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करें बुकर पुरस्कार की, तो ये डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया। किसके लिए, तो उनकी एक उपन्यास है जिसका नाम है सुग्गी बेन। ठीक, सुग्गी बेन। इस सुग्गी बेन के लिए जो है इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया। अब ये जो हैं डगलस स्टुअर्ट, ये क्या है, ये फैशन डिजाइनर हैं। ठीक, क्या है, फैशन डिजाइनर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। तो पहले ये स्वामित्व योजना है क्या। देखिए, स्वामित्व योजना क्या है, बेसिकली कि हमारे जितने भी संपत्ति हैं वो हमारे नाम से, अगर हमारे हैं तो हमारे नाम से क्या हो, वो दर्ज हो, ताकि जो हमारी संपत्ति है वो हमारे नाम से दिखाई पड़े। और अगर ये हमारे नाम से है तो हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रय और विक्रय कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो स्वामित्व योजना है, इसकी शुरुआत जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया। इसका किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब देखिए, भूमि जो है, भूमि ये जो है
राज्य के अधीन का हिस्सा है। ओके, तो इसका जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? उमंग किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हाल में ही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? आंग रीता शेरपा। अब ये देखिए, शेरपा हैं, गोरखा हैं, शेरपा हैं, तो ये जो हैं पहली बात तो नेपाल से संबंधित होंगी। ओके, और ये क्या रही होंगी? जब नेपाल से संबंधित है तो ये पर्वतारोही रही होंगी। अभी देखिए, इन्हें जो है ना अंग्रेता शेरपा को स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। स्नो लेपर्ड। वेट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल्लनगर, अब ये नाम याद रखिएगा, लुल्लनगर, ठीक, किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो इस अभ्यास का नाम था सुरक्षा कवच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल ने, देखिए स्कूल होगा, स्कूट नहीं होगा, किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो सबसे पहली बात कि ये कहाँ चला जाएगा? साउथ में। ठीक, और साउथ में अगर चला जाएगा तो महाराष्ट्र नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, तेलंगाना भी हो सकता है, लेकिन ये जो है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने जो है यह योजना चालू की थी। सर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ही किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की? अब ये देखिए, कोरोना क्या एक बहुत बड़ा बीमारी तो था, ये साथ में जो स्टूडेंट्स के लिए और बहुत बड़ी बीमारी होगी। पहले तो पढ़ाई चौपट कर दिया, दूसरी बात इतने किट्स, इतने कंपनियां, इतनी दवाइयां आ गई कि उनका भी नाम याद करना ज़रा काफ़ी कठिन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कोविरैप जो है वो किसने विकसित किया। तो देखिए, कोविरैप को जो है आईआईटी खड़गपुर ने जो है विकसित किया था, आईआईटी खड़गपुर, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग जो है वो दिया गया है? टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, ये जो है गोरखपुर से प्रसिद्ध है। ठीक, गोरखपुर जहाँ योगी जी का क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है। अब यहाँ देखिए, गोरखपुर जिला का जो एक भट्ट क्षेत्र है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी से जो है लगभग फूलदान, गणपति की मूर्ति, हाथी, लैंप वगैरह ये सब जो है संरचनाएं जो हैं बनाई जाती हैं। 78 क्वेश्चन नंबर है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? वन क्षेत्र में वृद्धि की बात हो रही है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला नहीं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। और जो भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये हर 2 साल पर की जाती है, और 2019 में जो है यह रिपोर्ट जारी की गई थी, और इसके अनुसार जो है मेघालय जो है राज्य वो, नहीं मेघालय नहीं, कर्नाटक हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक जो है वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले राज्य की बात की जा रही है, तो कर्नाटक हो जाएगा, मेघालय नहीं। पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 में जो है वो जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा इसका? तो इसका जो है आयोजन
हांगझू में किया जाएगा। और ये हांगझू कहाँ पर है? ये जो है चाइना में है, चीन में। नेक्स्ट है कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है कीवी के लिए? तो देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश है यह जैविक प्रमाणीकरण वाला राज्य बन गया है कीवी फल के लिए। अब एक बात ये भी याद रखिएगा कि जो कीवी है उसको अरुणाचल प्रदेश में अंतेरी कहा जाता है, अंतेरी। ओके, और बेसिकली ये किस समय काम आता है? देखिए जब भी प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाते हैं, जो डेंगू के रोगी होते हैं, जिनको डेंगू बुखार लगा होता है, तो उनको जो है ये कीवी फल जो है खिलाया जाता है। इससे प्लेटलेट्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये सब मामले में अगर एडवांस मामले में कोई भी हो ना तो आप सीधे जो है किसको कर दिया करिए, केरल को। ओके, तो बेल्ली एक जगह है केरल का, यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली जो है पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। और ये ट्रेन बहुत बड़ी नहीं थी, इसमें 3 बोगियाँ ही थी, 3 बोगियाँ थी और ये कितना 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय की। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो देखिए न्यूज़ वाले चिल्ला रहे थे, दिखा रहे थे आते हुए, यही अम्बाला जो है एयर स्टेशन पर। नेक्स्ट है 83। हाल में ही चर्चा में रहा सहतूत बांध, ठीक, सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो ये जो सहतूत बांध है देखिए इसे अफगानिस्तान में निर्माण करने की जो है बात कही जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अफगानिस्तान। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो देखिए पहला पूछा जा रहा है, ठीक, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? सिक्किम में। और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, ठीक, प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है गधा है, ठीक। और ये हाँ, जो बाइडेन जो थे वो इसी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? गधा है। और जो बाइडेन क्या है? गधे हैं। नहीं सॉरी, गधे नहीं, जो बाइडेन जो है वो इसी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। हाल में ही भारत में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल इंस्पेक्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड में किया गया, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। और इसका उद्घाटन जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। और ये जो पुल है वो टिहरी झील के ऊपर स्थित है। कहाँ पर? तो टिहरी झील के ऊपर स्थित है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं, फिर भी याद रखिए कि सुनीत शर्मा जो हैं वो, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सुनीत शर्मा जो हैं ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनिस सिमगल जो है किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ठीक, तो डेनिस सिमगल जो है वो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? यूक्रेन के।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? 2020 के सूचकांक की बात हो रही है कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान देखिए इसमें 43वां रहा। पहले स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। ओके। नेक्स्ट, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए प्रदीप श्रीवास्तव जो हैं बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक हैं। अब ये इस पुस्तक में जो है कोरोना संबंधित जो जानकारियां हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है। 91 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई के दिन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और जो थीम थी इस साल उसका नाम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है कौन नियुक्त है? प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो आप देखिएगा कि देखिए पहली जो विधानसभा होती है वो 5 साल के बाद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर से इलेक्शंस होते हैं और नए जो हैं मेंबर्स विधानसभा में चुन के आते हैं। अब इन मेंबर्स को में से किसी एक मेंबर को क्या करना पड़ता है? विधानसभा का स्पीकर बनाना पड़ता है। वैसे कंडीशन में क्या होता है? इसी में से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर जो है विधानसभा के अध्यक्ष का जो है वो चुनाव कराता है। ठीक, तो उसी को ही जो है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो 17वीं विधानसभा का जो प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? तो देखिए जीतन राम मांझी को जो है बनाया गया था। और जीतन राम मांझी को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। और जब चुनाव हुए तो ये विजय कुमार सिन्हा जो हैं, ठीक, विजय कुमार सिन्हा जो हैं अभी क्या हैं? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात हो रही है। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये कंबोडिया से जो है सहयोग के लिए एक ज्ञापन MOU साइन किया गया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा MOU, तो इसका होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। वजूभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? नाम भी बड़ा ठीक। तो वजूभाई वाला जो है वो कर्नाटक के गवर्नर बनाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव? अमेरिकी उपराष्ट्रपति किसकी बात हो रही है? कमला हैरिस की। ठीक, अब ये कमला हैरिस ने किसको अपना प्रेस सचिव बनाया है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें सबरीना सिंह है। हाँ, ये जो है सबरीना सिंह है, इनको जो है कमला हैरिस ने जो है प्रेस सचिव बनाया है। आगे के क्वेश्चन जो है मैथ्स के हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करिएगा। मैं जो है इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। और ये आसान सा क्वेश्चन है, P/R/100 वाला है। ठीक, 2 वर्ष का है तो यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करके जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपये। 97 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य का इतना है। तो इस पर जो है
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा अपने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 98 का जो है आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक, 114। 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 120। 120 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और 100 वाले का जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा -b/c। इस तरीके से इसके कुल 100 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अटेम्प्ट किए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है एक बार फिर से इस टेस्ट को बुक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बातें आपने सुनी हैं वो शायद रिकॉल होंगी तो आपके दिमाग में फिर से ये बैठ जाएगा। और इस सीरीज़ के जो सेकंड जो वॉल्यूम है वो भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसे मंगा लीजिए। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे या फिर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे ये पुस्तक जो है अवेलेबल है। प्रवीण सर की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और मैंने बहुत सारे जो क्लासेस हैं वो प्रवीण सर से किए हुए हैं। और तो आप इस बुक को हार्ड कॉपी मंगा के जो है आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।